डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। लोकसभा में पारित जम्मू कश्मीर से जुड़े दोनों विधेयक आज राज्यसभा से पारित कराने के लिए हैं लिस्टेड। वहीं लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। दिल्ली में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक। 3 राज्यों में प्रचंड जीत पर पीएम का सम्मान। प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। जातिवाद की राजनीति पर बोला हमला। कहा हमारी जाति गरीब, महिला, युवा और किसान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा अमेरिका द्वारा भारत से साझा किए गए इनपुट के आधार पर जांच शुरू। राज्यसभा में सवाल के जवाब में कहा कनाडा ने कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए उस पर किसी जांच का सवाल नहीं उठता। नई दिल्ली में सीआईआई ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया संबोधित। विश्व के नेताओं से ग्लोबल साउथ की आवाज बनने और जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए लगातार काम करने का किया आह्वान। तेलंगाना में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी की ताजपोशी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता। कमजोर पड़ा चक्रवात मिचोंग, लेकिन बाढ़ से हालात खराब। पीएम मोदी ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए एसडीआरएफ की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में प्रभावित इलाकों का आज कर रहे हैं हवाई सर्वे। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष के 2 महीने पूरे। दक्षिणी गाजा में तेजी से आगे बढ़ रही इजरायली सेना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गाजा में पूर्ण मानवीय युद्ध विराम का किया आह्वान। और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत का स्पेन से होगा सामना। पहले मैच में कोरिया को हराने वाली टीम इंडिया जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और सबसे पहले बड़ी खबर। और आज संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही चल रही है सुचारू तरीके से। लोकसभा में आज 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों और 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में रखा जाना है। इसके अलावा लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा के बाद पारित किया जाना है। बात करें उच्च सदन यानी राज्यसभा की, तो यहां देश में आर्थिक स्थिति पर चल रही अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद राज्यसभा से पारित किया जाना है। लोकसभा इन दोनों विधेयकों को बुधवार को ही पारित कर चुकी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने के लिए सदन में रखेंगे। और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर विस्तार से अपनी बात रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने जवाहरलाल नेहरू की 2 गलतियों की वजह से समस्याओं को झेला है। पहली गलती ये थी कि जब हमारी सेना जीत रही थी तो पंजाब पहुंचते ही युद्ध विराम कर दिया गया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जन्म हुआ। अमित शाह ने कहा कि दूसरी बड़ी गलती तब हुई जब वे हमारे मुद्दे को यूएन में लेकर चले गए। जब मामला संयुक्त राष्ट्र में भेजा गया तो भी फैसला बहुत
जल्दबाजी में लिया गया। नेहरूवियन ब्लंडर, नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अमित शाह ने कहा कि दूसरी बड़ी गलती तब हुई जब वे हमारे मुद्दे को यूएन में लेकर गए। जब मामला संयुक्त राष्ट्र में भेजा गया तो भी फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया। मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर पर विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत से साझा किए गए इनपुट के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ये इनपुट भारतीय सुरक्षा सरोकारों से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी जांच की जा रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि चूंकि कनाडा ने कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए उस पर किसी जांच का सवाल नहीं उठता है। Certain inputs were given to us as part of our security cooperation with the United States. Those inputs were of concern to us because they related to the nexus of organized crime, trafficking, and other matters. So, because it has a bearing on our own national security, it was decided to institute an inquiry into the matter, and an inquiry committee has been constituted. Insofar as Canada is concerned, no specific evidence or inputs were provided to us. So the question of equitable treatment to two countries who have, one of whom has provided inputs and one of whom has not, does not arise. और संसद की कार्यवाही लगातार जारी है। आज चौथा दिन है। क्या कुछ आज की गतिविधियां? हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने कहा कि लगातार कार्यवाही चल रही है, आज भी हमने देखा कि चाहे दोनों सदनों की बात की जाए, सुचारू ठीक तरीके से चल रही है वहां पे दोनों ही सदनों में। क्या कुछ विधायी कामकाज आज होने हैं जिस पर कि सबकी नजरें बनी हुई हैं? देखिए सीम, जहां तक आज विधायी कार्यों की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण विधेयक हम जानते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित राज्यसभा में सूचीबद्ध है, जबकि हम जानते हैं कि लोकसभा इसे पारित कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में जो आरक्षण और पुनर्गठन से संबंधित जो विधेयक है, संशोधन विधेयक, इसको अब राज्यसभा में आज लाया जाएगा और इसके लिए तकरीबन 3 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है चर्चा के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि 5:30-6 बजे तक ये विधेयक पारित हो जाए। जी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से राज्यसभा में जो चर्चा चल रही है देश की आर्थिक स्थिति पर, वो चर्चा अभी जारी रहेगी। ये चर्चा हमने देखा है 2 दिनों से लगातार चल रही है। हालांकि यह अल्पकालिक चर्चा है, लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा सदन में चल रही है। और अगर हम बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में हमने आज देखा कि जिस तरीके से प्रश्नकाल के दौरान तमाम प्रश्नों के जवाब दिए गए, राज्यसभा में भी ऐसा ही हुआ और शून्यकाल में तमाम मुद्दे उठाए गए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो कामकाज के लिहाज से इस सत्र में अब तक के जो दिन है वो बेहद संतोषजनक रहे हैं और विपक्ष ने जरूर कोशिश की है कि वो सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन सरकार के द्वारा समय समय पर जो जवाब दिए गए हैं उससे
संतुष्टि का भाव जरूर सदन में देखने को मिला है। लेकिन कल हमने देखा था कि जब जम्मू कश्मीर से संबंधित जो विधेयक है जब वो पारित हो रहा था तो कांग्रेस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर जो बातें रखी, उनके द्वारा जो बयान खुद के द्वारा बयान दिए गए थे उसको गृह मंत्री ने जब रखा तो इसके विरोध में उन्होंने हाउस से वॉकआउट भी किया था अपने विरोध में। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि छिटपुट विरोध के बीच विपक्ष भी सदन की जो कार्यवाही है उसमें भाग ले रहा है और सरकार से सवाल जवाब कर रहा है। वहीं सरकार लगातार अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ा रही है। एक और सवाल ऋषि की जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर जो 2 विधेयक हैं जो कि पारित हो चुके हैं लोकसभा से, राज्यसभा में पारित होने हैं, अगर ये पारित हो जाते हैं जिसकी उम्मीद है तो इससे क्या कुछ बदलाव हमें आपको जम्मू कश्मीर में नजर आएगा? देखिए, जहां तक इन दोनों विधेयकों की बात करें तो निश्चित तौर से जो पहला जो आरक्षण से संबंधित है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति और जो अन्य जो वर्ग हैं जो खासतौर से जिनकी की चाहे वो ऐसे लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर में उनके अलग से सरकार ने प्राथमिकता से रखते हुए चाहे वो उनके जम्मू कश्मीर के ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए उनके लोगों का रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो एक नॉमिनेटेड सीट है। इस तरीके से जो तमाम प्रावधान है आरक्षण के अंतर्गत उनको पूरा किया जा रहा है जिससे कि जो प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित हो पाएगा सभी वर्गों का। वहीं दूसरी ओर जो राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है कि जम्मू कश्मीर को जो विधानसभा है वो सुनिश्चित हो जाएगी और वहीं जो इस विधानसभा की सुनिश्चित होने के साथ वहां चुनाव कराए जाने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर वहां पर जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया है इस दोनों विधेयकों के बाद उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और जो विकास से संबंधित तमाम योजनाएं हैं उसको भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी उस विधेयक के बाद जो वहां की राजनीतिक गतिविधि बनेगी उसके तहत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरों पर निगाह डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की आज बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दोनों सदनों के भाजपा सांसद भी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत पर पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद कहा कि 3 राज्यों के साथ तेलंगाना में भी भाजपा मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, बल है, बहुत गुना बढ़ चुका है। मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इम्प्रूव्ड along with Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh, where we have won with a comfortable margin. But whereas at the same time, Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana also in many folds. और प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी सत्ता चलाने के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 3 राज्यों में जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है। भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल डायरेक्शन शुरुआत से ही बहुत बढ़िया है और शुरुआत से ही लोग भारतीय जनता पार्टी का पसंद किया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है और इस जीत का भी माननीय प्रधानमंत्री जी सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने उसका श्रेय का जो योगदान है उसमें कार्यकर्ता को ही मैं इसका श्रेय देता हूं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने एक रोचक आंकड़ा रखा है जिसमें फिर से मैंडेट हासिल करने में भाजपा सबसे सफल पार्टी रही है। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है सरकार में रहते हुए 40 बार उन लोगों ने रिपीट मैंडेट का कोशिश की लेकिन वो सक्सेस हुआ 7 टाइम्स ओनली 18%। बीजेपी 39 टाइम प्रयास किया सरकार में रहते हुए रिपीट मैंडेट के लिए, 22 टाइम हम सक्सेस हुआ है 56%। रीजनल पार्टीज
36 बार उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि फिर से मैंडेट मांगने का, वो 18 बार सक्सेस हुआ है, वो 50% है। और संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जीत को अकेले मोदी की जीत ना माने, जीत का श्रेय पूरी टीम को जाता है। उन्होंने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है, सबने मिलकर काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता को कम मत आंकिए। साथ ही जातिवाद फैला रहे विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि हमारी जाति गरीब, महिला, युवा और किसान है। इसके साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में जुटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भी सांसद विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लें, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को भी दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता में बीजेपी की वापसी का रिकॉर्ड 57% है, जबकि कांग्रेस के वापसी का रिकॉर्ड केवल 18% है। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ नेशनल लीडरशिप पुरस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल्याणकारी और दूरदर्शी सोच के लिए IIM लखनऊ को बधाई दी। IIM लखनऊ जैसे शिक्षण संस्थान भविष्य के उद्योग तथा व्यापार का ऐसा नेतृत्व तैयार करने में संलग्न है जिसके मूल में सतत विकास और सामाजिक कल्याण की सोच है। मैं इस कल्याणकारी और दूरदर्शी सोच के लिए IIM लखनऊ की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि भारत के युवा आज विश्व की कई विख्यात कंपनियों के उच्च पद पर तैनात हैं।
भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या भी 100 से अधिक है। भारत का नाम विश्व के सबसे बेहतर यूनिकॉर्न हब्स में लिखा जाता है। ये हमारे देश की युवाओं के टेक्निकल नॉलेज के अलावा उनके मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस लीडरशिप का उदाहरण है। यही नहीं, भारत के युवा आज विश्व की लीडिंग टेक कंपनीज के हेड्स और सीईओज भी है। आपको सीधे ले चलते हैं तेलंगाना, जहां कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी इस वक्त शपथ ग्रहण, उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो ये सीधी तस्वीरें आप हैदराबाद से देख रहे हैं, जहां तेलंगाना को उनका नया मुख्यमंत्री मिल गया है। रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 56 वर्षीय रेवंत रेड्डी, और इस बार के विधानसभा चुनाव में 119 में से 67 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और उसके बाद सब ये तस्वीरें देखी, रेवंत रेड्डी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अब वो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं तेलंगाना के। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में चक्रवात मिगजॉम से भारी तबाही मची है। जल जमाव के कारण आज चेन्नई और चेंगलपट्टू के 6 ब्लॉकों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। वहीं कांचीपुरम जिले के 2 ब्लॉकों में भी शैक्षणिक संस्थान को बंद रखा गया है। दक्षिणी रेलवे ने आज 15 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, लेकिन मेट्रो रेल और उड़ान सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। वहीं अधिकांश स्थानों पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। चक्रवात से प्रभावित इलाकों में मदद के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि चेन्नई भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में यह तीसरी बाढ़ है। हम महानगरीय शहरों में अत्यधिक वर्षा से अचानक बाढ़ की ज्यादा घटनाएं देख रहे हैं। इसके हल के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 561.29 करोड़ रुपए की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है। ये पहल राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत की गई है, जिसमें 500 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। ये परियोजना चेन्नई को बाढ़ से बचाने में मदद करेगी। ये शहरी बाढ़ शमन प्रयासों की श्रृंखला का हिस्सा है। इससे शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करने में मदद मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आगे लिखा कि भीषण चक्रवाती तूफान मिगजॉम ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। वैसे नुकसान का स्तर अलग अलग है। इन राज्यों के कई क्षेत्र जलमग्न हैं, जिससे कड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। तूफान राहत में राज्य सरकारों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि एसडीआरएफ में केंद्रीय हिस्सेदारी की दूसरी किस्त के तौर पर आंध्र प्रदेश के लिए 493.60 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया जाए। केंद्र सरकार दोनों राज्यों को पहली किस्त पहले ही जारी कर चुकी है। मैं सभी प्रभावितों की सुरक्षा और समृद्धि की कामना करता हूं। हम इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हों। और इस सबके बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चक्रवाती तूफान मिगजॉम से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे।
रक्षा मंत्री तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी रक्षा मंत्री के साथ दौरे पर रहेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद रक्षा मंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। चक्रवाती तूफान मिगजॉम ने तमिलनाडु में काफी नुकसान पहुंचाया है। इसे लेकर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो लगातार राहत और बचाव का काम जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। पूरे जो प्रभावित क्षेत्र हैं चेन्नई के, तमिलनाडु के, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। उर्मिलेश भट्ट है हमारे साथ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से ताज़ा अपडेट के साथ। उर्मिलेश, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और क्या कुछ ताज़ा स्थिति अगर आप बता सकें, इस वक्त राहत और बचाव का काम किस तरह से चलाया जा रहा है और मौसम इस वक्त कैसा है? जी आसिम, बिल्कुल। अगर मिगजॉम चक्रवात की करें तो इसने जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कई जगहों पर जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। बात अगर चेन्नई की करें तो चेन्नई जो है पूरा तरीके से पानी में डूबा हुआ है और वहां पे एनडीआरएफ के साथ साथ आर्मी को भी जो है वहां पर रखा गया है कि जिस तरीके से वहां पर कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो। और साथ ही जो है ये प्रशासन जो है सुनिश्चित कर रहा है कि वहां पर जिस तरीके से हालात हैं उसमें आपदा और बचाव का कार्य जो है फौरी तरीके से किया जाए। कई लोगों को अभी वहां से रेस्क्यू भी कर दिया गया है। और आज जैसे कि आपने कहा है कि राजनाथ सिंह और उनके साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं एल मुरुगन, वो भी यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि जो नेल्लोर था यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नुकसान, जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि माल का नुकसान हुआ है। लोगों की गाड़ियाँ और तमाम जो पेड़ टूटे हैं हवा से, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो जिसका आकलन प्रशासन जो है अब कुछ दिनों बाद करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो स्थिति है वो चेन्नई में बनी हुई है। चेन्नई में जो हालात हैं उसको लेकर के एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ और तमाम आर्मी की टुकड़ियों को भी जो है खड़ा रखा गया है कि जो वहाँ पर जिस तरीके से जो स्थितियाँ बनी हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है जल्द से जल्द राहत मिल सके। असीम, बिल्कुल उर्मिलेश, आप लगातार इसको ट्रैक भी कर रहे हैं जिस तरह से ये मिगजॉम तूफान आया, चक्रवाती तूफान, और कई कोस्टल स्टेट्स को इसने प्रभावित किया है। ऐसे में आखिरी सवाल उर्मिलेश, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज रक्षा मंत्री भी हवाई सर्वे पर जाने वाले हैं, खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, अमित शाह ने ट्वीट करके भी कहा है। ऐसे में जो वहाँ के आम लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही हैं? किस तरह से राज्य सरकार नुकसान करेगी, किस तरह से फसलों का नुकसान हुआ है और उन्हें मुआवजा देने का काम किया जाएगा? तो हमारा संपर्क फिलहाल उर्मिलेश भट्ट से टूट चुका है, लेकिन जो हमने आपको बताया कि लगातार वहाँ पे राहत और बचाव का काम जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज हवाई सर्वे करने वाले हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं और उसके बाद क्या कुछ नुकसान हुआ है किसानों के लिहाज से, फसलों के लिहाज से, फिर उन पे समीक्षा बैठक भी की जाएगी और फिर आगे क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है इस पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। बढ़ेंगे आगे। आज भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। भारतीय सेना की बहादुरी, त्याग और समर्पण के सम्मान और वीर शहीदों की स्मृति में 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है ये दिवस। ये खास दिन 1949 से मनाया जा रहा है। ये हमारी तीनों सेना यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना को समर्पित है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में HAL एवियोनिक्स एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। CDS अनिल चौहान ने एवियोनिक्स को हवाई क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत ने एवियोनिक्स के क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्य शुरू किए हैं। Avionics is the backbone of modern aerospace systems and has helped enhancing the capabilities of our defense forces. It has played a vital role in enhancing operational capabilities, situational awareness, and mission success of military aircrafts, cutting across fighters, transport aircrafts, helicopters, and UAVs. Our country has taken a large number of steps to strengthen the aerospace and defense industrial capability under the initiative of Atmanirbharta. We are boosting our readiness and innovative capabilities, and few of the groundbreaking advancements in the field of avionics are planned to be showcased in this particular event.
रवांडा के विदेश मंत्री डॉक्टर विंसेंट बिरूता 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के अधिकारी और भारत की रवांडा की उच्चायुक्त मुकांगिरा जैकलिन ने डॉक्टर बिरूता का स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री बिरूता का दौरा दोनों देशों की साझेदारी को और भी एक नया आयाम देगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी NSA स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए मॉरिशस पहुंचे। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 5वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक पिछले साल 9 मई को मालदीव द्वारा आयोजित की गई थी। इस दौरान NSA ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर चर्चा की थी। बैठक में चौथे सदस्य के तौर पर मॉरिशस को शामिल किया गया। बांग्लादेश और सेशल्स ने पर्यवेक्षक के रूप में इसमें हिस्सा लिया। रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। में इस बार मिलिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित सहारनपुर के प्रगतिशील किसान सेठ पाल किसानों के लिए एक जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, उनसे प्रेरणा लेकर कितने ही युवा ऐसे हैं जो किसानी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। विलुप्ति की कगार पर पहुंची विचूर गायों को संरक्षित करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर सुषमा आइब को। उनके प्रयासों के कारण ही विचूर गायों की नस्ल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सूची में शामिल किया। नागालैंड के T सेनका राव, उन्होंने नागालैंड की एओ भाषा को संरक्षित करने का प्रयास किया और इसमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि 11 पुस्तकें वो इस भाषा में लिख चुके हैं। कश्मीर के बांडीपुरा के फैसल अली डार ने घाटी में एक खेल का माहौल तैयार किया। उनके इन तमाम प्रयासों के कारण उन्होंने हासिल किया पद्मश्री का सम्मान। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक खिलवाड़। कोई फैक्ट चेकर चाहता है राज्य सम्मान आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है
तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार।
देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और हम लेकर आ रहे हैं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो, जहां अवसर मिलेगा ऐसी प्रतिभाओं को जिन्होंने विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृति को आज तक अपने दम पर बचा कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत की। यदि आप हैं फोक सिंगर, लोक गायक और चाहते हैं कि पूरा भारत का दिल आप जीत लें मंच पर आकर, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये ऑडिशंस बिल्कुल मुफ्त है। याद रहे, ये मौका है अपने राज्य को आगे लाने का, ये मौका है इतिहास बनाने का। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का पहला फोक सिंगिंग रियलिटी शो, जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं भारत के हर राज्य में। यदि आप हैं एक लोक गायक, यदि आप हैं एक फोक सिंगर और आपकी आयु 18 से ऊपर है, तो आज ही इन नंबर्स पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, पंजीकृत कीजिए। यह है एक सुनहरा मौका अपने राज्य के लुप्त होते हुए एक फोक संगीत, फोक म्यूजिक को हर भारतीय तक पहुंचाने का, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। धर्मेंद्र के जन्मदिन के मौके पर दूरदर्शन लाया है उनकी शानदार फिल्मों का तोहफा। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए 4 दिसंबर तुम हंसी मैं जवान, 5 दिसंबर टाडा, 6 दिसंबर लोहा, 7 दिसंबर यकीन, 8 दिसंबर बंटवारा, 9 दिसंबर झील के उस पार, 10 दिसंबर गुंडागर्दी। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जब चारों ओर बुराई का अंधकार हो तो अच्छाई की रोशनी से उस अंधकार का अंत करना हमारा कर्तव्य है। इस घर का हाउस ओनर भाई परमानंद लाला लाजपत राय के साथ मिला हुआ है। हमारा मकसद फांसी पे चढ़ना नहीं, अपने देश को आजाद करवाना है। Arrest them! अपने देश के लिए लड़ना या अपने देशवासियों की सेवा करना अगर अपराध है तो मैं हर जन्म में ये अपराध करने को तैयार हूँ। इसके लिए चाहे मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना मिल जाए। स्वराज में देखिए भाई परमानंद की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे।
नई दिल्ली में आयोजित CII ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम की बैठक चल रही है। बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व के नेताओं से ग्लोबल साउथ की आवाज बनने और जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए लगातार काम करने का आह्वान किया है। हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। अजय, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और जिस बात का जिक्र आज वित्त मंत्री ने किया है, ग्लोबल साउथ की आवाज, भारत बने और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों विषयों पर आपका टेक। अब देखिए, ये जो अभी इंटरनेशनल मीटिंग चल रही है, जो बैठक चल रही है भारत मंडपम में, उसमें स्पष्ट तौर पर भारत की जो कोविड के खिलाफ लड़ाई रही और G20 का एक सफल आयोजन और P20 जैसे बड़े वैश्विक मंच पर लोगों को एक मत करना, इसकी जमकर के तारीफ हो रही है। तमाम देशों के नुमाइंदे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और ये लगातार कह रहे हैं कि भारत एक अभी भी ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। ये तो ग्लोबल आवाज़ की बात हो गई। यहाँ पर वित्त मंत्री सभी से अपील कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज़ बनने के लिए भारत को न केवल ग्रोथ इंजन बनना होगा बल्कि थिंक इंजन बनना होगा। यानी यहीं से वो विचार निकलेंगे जो ग्लोबल साउथ के भविष्य की दिशा तय करते हुए नजर आएंगे। ये पहली बात है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़बरदस्त यहाँ पर तारीफ हो रही है भारत की। स्पष्ट तौर पर वित्त मंत्री ने एक बड़ा आंकड़ा दिया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है, जो कि अभी तक इससे पहले के इतिहास में नहीं देखा गया। साथ ही आगे जाते हुए उन्होंने देश भर के जो इकोनॉमीज़ हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपील की है कि भारत के साथ मिलकर के काम करें और ग्लोबल साउथ की जो परेशानियां हैं उनका हल निकालने की कोशिश करें। तो स्पष्ट तौर पर भारत एक लीडरशिप लेता हुआ नजर आ रहा है और पूरे दिन जो ग्लोबल साउथ में अभी जो पॉली क्राइसिस चल रही है, चाहे वो इन्फ्लेशन के मुद्दे पर हो, ब्याज दरों के मुद्दे पर हो या फिर युद्ध से उत्पन्न संकट के मोर्चे पर हो, चीन से अभी ये खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ नए तरह के वायरस शायद फिर से एक बार दुनिया पर अपना एक नया खतरा मंडरा सकते हैं। इन तमाम मुश्किलों के बीच कैसे हम एक वैश्विक समन्वय बना करके एक साझा हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं और कैसे भारत इसमें एक लीडरशिप ले सकता है, उसी पर मंथन जारी है। लगातार ये पूरे दिन मंथन चलेगा और उम्मीद ये की जा रही है कि भारत से एक बार फिर से कुछ ऐसी आवाज़ें, कुछ ऐसी सिफारिशें निकल करके आएंगी CII के इस माध्यम से, जो कि वैश्विक मुश्किलों का एक नया हल खोजती हुई नजर आएंगी। अजय, आपने कहा कि ग्लोबल साउथ जिस तरह से वित्त मंत्री ने भी कहा कि एक वॉइस बनने की दिशा में लगातार काम कर रहा है भारत ग्लोबल साउथ के लिए। ऐसे में इकोनॉमिक लिहाज से, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखा जाए, आपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इन्फ्लेशन की बात की। ऐसे में ये तमाम चीज़ें भारत उन तमाम देशों के साथ जो ग्लोबल साउथ, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ऐसे देशों के साथ वो किस तरह के एसेट शेयर कर सकता है ताकि भारत की जो एक लीडरशिप की भूमिका है वो इस फोरम पर, खासकर ग्लोबल साउथ के फोरम पर, एक स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आए। देखिए असीम, भारत एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, एक समन्वय बनाने की कोशिश कर रहा है विकसित देशों के जो संसाधन हैं उनके और जो मुश्किलें हैं ग्लोबल साउथ के बीच, उनके बीच एक कैसे सप्लाई डिमांड का जो गैप है उसको कैसे पूरा किया जाए। एक सशक्त आवाज़ बन करके उभर रहा है। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट एक्शन को लेकर के ही जो भारत न केवल G20 बल्कि COP28 जैसे मंचों पर भी लगातार प्रधानमंत्री के जरिए इस बात को रेखांकित करता हुआ नजर आया कि कैसे जो वैश्विक समुदाय है, जिसमें खासतौर पर विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों के लिए, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के लिए अपने टेक्नोलॉजी और अपने फाइनेंस को मुहैया कराएं। इसी तरह से किसानों की समस्याओं को लेकर के WTO के फोरम पे भारत लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है, इस बात को उठाने की, इस आवाज़ को उठाने की कि विकसित देश जहां लगातार अपने किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, केवल WTO के माध्यम से विकासशील देशों को या फिर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको रोकना अपने किसानों की सब्सिडी देने के लिए कहीं भी मॉरल तरीके से या फिर लॉजिकल नहीं है। ऐसे में जो कमज़ोर देश हैं उनके मुद्दों को किस तरह से वैश्विक मंच पर उठाया जाए और जिस चीज़ की ज़रूरत है ग्लोबल सप्लाई चेन में हमने देखा कोविड के दौरान जैसे व्यवधान आया और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए ग्लोबल साउथ के देश रहे, जहाँ पर संसाधनों का अत्यंत अभाव देखा गया। कई सारे विकसित देश भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन भारत ने न केवल लीडरशिप दिखाई वैक्सीन बनाने के मामले में, बल्कि वैक्सीन मैत्री के तहत 55 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन की मदद मुहैया कराई। उस पर सवाल भी किए गए वित्त मंत्री से। उन्होंने कहा कि भारत लगातार
लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है कि अपनी टेक्नोलॉजी, अपने संसाधन, अपने फाइनेंस और अपने लीडरशिप की वजह से ग्लोबल साउथ की मदद करे। साथ ही साथ जो विकसित देश हैं, जो सो कॉल्ड एक्शन की बात करते हैं, उनको वॉक द टॉक करने के लिए लगातार अलग अलग वैश्विक मंचों पर उनको एक बार फिर से प्रेरित किया जाए और साथ ही साथ ये कहा जाए कि जब तक सभी को साथ लेकर के नहीं चले, आप एक ग्लोबल गुड की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। और यही भारत की लीडरशिप को पूरी दुनिया धीरे धीरे समझ रही है कि अब जो वैश्विक आवाज है विकासशील देशों की, भारत एक सशक्त आवाज बनकर के उभर रहा है और विकासशील देशों के हितों को नजरअंदाज करना खुद विकसित देशों के हित में भी नहीं है। एक और सवाल अजय, वो ये कि जिस तरह से हमने देखा कि बीते महीनों में जो रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे वो S&P की रिपोर्ट्स हो या ग्लोबल लेवल पे जो अभी फोरम्स हैं, जो एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से जो भी रिपोर्ट्स आई वो भारत के पक्ष में हैं, वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स दे रही हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन कोई है तो वो भारत है। भारत का जो ग्रोथ रेट है वो बाकी एशियाई मुल्कों के बीच में सबसे ज़्यादा रहने वाला है। ऐसे में मेरा सवाल ये कि भारत जब कह रहा है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत बनने की दिशा में बढ़ चले हैं, ऐसे में आर्थिक तौर पर भारत और वो कौन कौन से कदम उठा सकता है ताकि वो आने वाले दिनों में विकसित देश बनने की राह में जब वो आगे बढ़ना चाह रहा है, इकोनॉमिकली आपकी नज़र में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर अगर हम आगे बढ़ें तो वाकई हम न सिर्फ चीन को पीछे छोड़ेंगे बल्कि आने वाले दिनों में या फिर इस दशक के आखिर तक 2030 तक विश्व की तीसरी कम से कम सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। देखिए असीम, सबसे बड़ी बात है कि भारत का पहला लक्ष्य है ग्रोथ को हासिल करना और आप देख रहे हैं कि लगातार जितनी एजेंसीज हैं वो कह रहे हैं कि हम 6.5-7% की दर से विकास कर सकते हैं। ग्लोबल ब्राइट स्पॉट भारत बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पहला कदम है कि हमें ग्रोथ को और ऊंची विकास दर को बनाए रखना होगा। दूसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस विकास की कहानी को कैसे समावेशी बनाया जाए, ये दूसरा सरकार का कदम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को कैसे मदद की जाए, फार्मर्स को कैसे मदद की जाए, जो हमारा यूथ है उसको कैसे स्किल किया जाए और साथ ही साथ वुमेन लेड डेवलपमेंट पे कैसे फोकस किया जाए। 4 अलग अलग सेक्शंस की बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने की और उसी तरफ ये कदम उठाया जा सकता है कि धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, अलग वर्गों के आधार पर नहीं, बल्कि भारत को इन 4 अलग अलग जो सेक्शंस जिसकी लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति कैसे और ज़्यादा जिम्मेदार बनाया जाए और सभी लोग कैसे अपने ग्रोथ स्टोरी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, इस पर फोकस होगा। अगला फोकस आप देखेंगे बुनियादी ढांचे पर होगा। चौथा फोकस आप मान सकते हैं कि जो सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हैं जिसमें खास तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव कल्याण की जो योजनाएं हैं उस पर फोकस सरकार का रहने वाला है। तो एक तरफ तो आप गरीबों को प्रोटेक्ट करें, जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें बिना किसी करप्शन के। जो ग्लोबल जो आपका डिलीवरी सिस्टम है उसको मजबूत बनाने की कोशिश करें और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाएं। इसके साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है उसको भी ज़्यादा फोकस करें। मिसाल के तौर पर जो MSMEs हैं या फिर जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैं जो आपको रोजगार पैदा कर सकते हैं, ऐसे सेवा के क्षेत्र जहां पर पर्यटन जैसे सेवा के क्षेत्र जहां पर ज़्यादा नौकरियां पैदा हो सकती हैं, ये कुछ ऐसे कदम है जहां पर आपको ज़्यादा एक्शन देखते हुए मिलेगा। एक बार फिर से वित्त मंत्री ने याद दिलाया कि वोट ऑन अकाउंट शायद हो जा रहा है, लेकिन आपको जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा और बड़े रिफॉर्म्स के लिए वो कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। मुझे लगता है ये 3-4 प्रायोरिटीज जरूर सरकार की रहने वाली हैं जिस पर सरकार लगातार काम करती हुई नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मौके पर वित्त मंत्री ने जो संक्रमणकालीन ऊर्जा, ट्रांजिशनल एनर्जी, उसको एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा है कि भारत इसको लेकर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है क्योंकि बड़े और छोटे पैमानों पर सोलर इंस्टॉलेशंस एक साथ काम कर रहे हैं। Transitional energy challenge is a very big challenge. In the meanwhile, the rapidity with which we want to make ourselves green is another challenge running parallel, but both going in different speeds. Transitional energy and the cost of transitional energy is something which all of us are thinking about. The base energy requirement cannot be filled by renewable energy sources, is well known, but it is possible to think in terms of rapidly spreading the renewable energy in such a way that individual participation is ensured. India's, if I may use the word, India's success in rapidly moving in the renewable energy space, particularly through the solar, is because both the large park establishments and also the rooftop
and the farm hedge-based solar panels are happening simultaneously. और अब खेल जगत की खबरें। हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और शुरुआत करते हैं वुमेन वर्ल्ड क्रिकेट की खबरों के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 38 रन से हार झेलनी पड़ी। इंग्लैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 197 रन बनाए। इसके जवाब में टीम इंडिया 6 विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम 3 T20 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। इस मैच में इंग्लैंड के लिए नैटशिविर ने 77 रन बनाए, डैनियल यॉर्ट ने 75 रन का योगदान दिया। गेंद से सैफी एलेक्सटन ने 3 विकेट हासिल किए। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 52 और हरमनप्रीत कौर ने 26 रन बनाए। गेंद के साथ रेणुका सिंह ने 3 और श्रेयांक पाटिल ने 2 विकेट हासिल किए। वहीं भारत के युवा स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने T20 में आईसीसी की गेंदबाजी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान को पीछे छोड़ा है। बिश्नोई के अलावा युवा यशस्वी जायसवाल और अक्षर पटेल को भी आईसीसी रैंकिंग में 16 स्थान का फायदा हुआ है। बिश्नोई ने पिछले साल की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई है। 23 वर्षीय लेग स्पिनर को भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद 4 स्थान का फायदा हुआ। वह T20 रैंकिंग में इससे शीर्ष पर पहुंच गए। वह हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे। भारत ने यह सीरीज 4-1 से जीती। फरवरी 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू के बाद से 21 T20 मुकाबलों में उन्होंने कुल 34 विकेट हासिल किए हैं। और बात हॉकी की करें तो मलेशिया में चल रहे जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना अपने दूसरे मुकाबले में आज स्पेन के साथ होगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम 5 बजे से खेला जाएगा। भारत को पूल सी में रखा गया है और उसका अंतिम मैच शनिवार को कनाडा से होगा। पहले मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराने में सफलता पाई थी। 4 पूल में से प्रत्येक 2 टीमें शीर्ष के लिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। तो खेलों के अंक में इतना ही। आगे के लिए सीधे चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इन तमाम खेल अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही मीडिया प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।